हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। आज के प्रीमिक्स में हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे सवाल जो जनरली हमारी नॉलेज में तो होते हैं, हम उनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन आज टेस्ट करते हैं कि क्या हमें पर्याप्त जानकारी, एडिक्वेट नॉलेज है उनके बारे में कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। साथ ही साथ पिछले हफ्ते मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे कहे थे कि इंडिया ईयर बुक में से पूछा करूंगा। इस हफ्ते मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से रिलेटेड टॉपिक से लाया हूं, साथ ही साथ पेज नंबर भी लाया हूं ताकि आप वो टॉपिक पढ़ लें। बट मेरे हिसाब से इंडिया ईयर बुक अपने आप में पढ़ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, तो उसको क्वेश्चंस के थ्रू करें तो बेहतर। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, विद रेफरेंस टू डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यू हैव टू गिव द आंसर। तो आपने बताना है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 1 2 3 4 पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और मेरे साथ आंसर मैच कीजिए। सो द आंसर माय डियर फ्रेंड्स इज ओनली 2, बी ऑप्शन। जिन्होंने भी ओनली 2 ऑप्शन करेक्ट किया है, मतलब सही है उनका आंसर। अब ये देखना है कि उन्होंने ओनली 2 ऐसे ही रख दिया, ऐसे ही लिख दिया, या सही स्टेटमेंट्स को सही मान के किया है, क्योंकि ये भी आजकल एक नया ट्रेंड है जो हमें समझना होता है। पहला स्टेटमेंट, इट इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर एक्वायरिंग मिलिट्री इक्विपमेंट फॉर इंडियाज आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज करेक्ट। तो भारत के अंदर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, सेकेंड स्टेटमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बनाई जाती है। उस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के चेयरपर्सन होते हैं डिफेंस मिनिस्टर, नॉट CDS, Defense Minister. CDS is a member of this council. CDS is a member of this Defense Acquisition Council, or Chief of Defense Staff is a member of this council, but he's not the chairperson. तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है, और चौथी स्टेटमेंट तो वाहियात स्टेटमेंट। राफेल मरीन फाइटर जेट्स हमने रशिया से तो नहीं लिए हैं, राफेल जेट्स जो हमने लिए हैं वो फ्रांस से एक्वायर किए हैं। तो इसका मतलब 2 ऑप्शंस है, 1 and 2, दे आर करेक्ट। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है, जैसा मैंने आपको बताया, और इसकी स्थापना हुई थी आफ्टर रिफॉर्मिंग नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम। ये टॉपिक को, ये इशू को लेके एक GOM, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, बनाया गया था आफ्टर द कारगिल वॉर। तो ये कहा गया था कि मॉडर्न इक्विपमेंट को हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंडक्ट करवाने के लिए और जो भी प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन पॉलिसीज को अप्रूव करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एस्टैब्लिश करनी जरूरी है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल समय समय पर मीटिंग करता रहता है और अप्रूवल देता रहता है प्रोजेक्ट्स को फॉर प्रोक्योरमेंट एज वेल एज प्रोडक्शन। तो रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रक्षा मंत्री और डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह। उन्होंने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्रोवाइड की थी, मतलब दिस, अभी तक हमने किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है, अभी तक किसी से फाइनलाइज नहीं किया डील, दिस इज जस्ट अ एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी कि हमें 7800 करोड़ का अप्रॉक्सीमेटली और एक्विजिशन करना पड़ेगा। इसमें इंडियन एयरफोर्स और अपार्ट फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट MI-17 हेलीकॉप्टर्स के ऊपर, और इसी के ऊपर जो खर्चा होगा 7800 करोड़ का वो होने वाला है बाय इंडियन IDDM। ठीक है, यानी कि इंडिया के अंदर बने हुए कुछ कंपोनेंट्स होने चाहिए, कुछ परसेंटेज कंपोनेंट होना चाहिए, तो उसे इंडिया के अंदर डिजाइंड और मैन्युफैक्चरिंग का कंपोनेंट माना जाता है। दिस बाय इंडियन IDDM इज अ कैटेगरी अंडर योर डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, DPP 2020 में रिवाइज हुआ था। तो उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है कि कितना परसेंटेज कंपोनेंट जो है वो इंडिया में बना है, उसके हिसाब से प्रेफरेंस दी जाती है उस पर्टिकुलर डिफेंस इक्विपमेंट को। ध्यान रखिएगा, हमारी कोशिश ये भी है कि हम डिफेंस मॉडर्नाइज तो करें लेकिन इंडिजनाइज भी करें, जिसके अंदर हमने बहुत सारे कदम उठाए। आपको याद होगा कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स थे उसमें से नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया बहुत सारे इक्विपमेंट्स और वेपन्स को जो बाहर से आते थे। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल याद रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन, सीनियर एडवोकेट्स। देखिए, ये वो क्वेश्चन है जो पेरिफेरल क्वेश्चंस हैं, जो आप लोग रेगुलरली बुक्स में कवर नहीं करते हो, लेकिन UPSC इस तरीके के सवाल पूछ रहा है। ठीक है, और हमारी कोशिश यही है कि आपको तैयार करते रहें। बताइए, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट देनी है, बतानी है सीनियर एडवोकेट के बारे में, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। सो द राइट आंसर इज दोनों इनकरेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के जो स्टेटस है उसको रिलेटेड लेटेस्ट गाइडलाइंस आई थी
इसी साल। और वो कब आई थी? जब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाई थी मई 2023 में। इन मई 2023 जस्टिस एसके कौल द्वारा लीड किया गया एक 3 जज बेंच बैठा था, जिसने जजमेंट सुनाई थी कि हम अब एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। देखिए सीनियर एडवोकेट एक डेजिग्नेशन होता है। इस डेजिग्नेशन के साथ बहुत सारे प्रिविलेजेस अटैच्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सीनियर एडवोकेट यदि सुप्रीम कोर्ट का है तो उनको वकालतनामा फाइल करने नहीं दिया जाता है, उनको बिना किसी जूनियर अपने एसोसिएट के वहां कोर्ट में प्रस्तुत होने नहीं दिया जाता है। एंड ऑफ कोर्स जो उनके पर्क्स हैं, अलाउंसेस हैं, वो भी ज़्यादा रहेंगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डेजिग्नेशन। और ये डेजिग्नेशन जो होती है सीनियर एडवोकेट की, उसकी नई गाइडलाइंस आई थी। गाइडलाइंस क्या है, आइए देखते हैं। नई गाइडलाइंस के अंदर सबसे पहली बात तो ये कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट रख दी गई है, दैट इज 45 ईयर्स। अर्लियर जो गाइडलाइंस थी कि आप किसे सुप्रीम कोर्ट का सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर सकते हैं, उसमें ये एज क्राइटेरिया नहीं था। तो इसका मतलब चेंज्ड गाइडलाइंस के हिसाब से स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई गलत। सेकेंड स्टेटमेंट, डेजिग्नेशन इज डिसाइडेड अपॉन बाय अ कमिटी consisting of 2 senior most Supreme Court judges, Attorney General of India and Minister of Cabinet rank nominated by Prime Minister। देखिए, कमिटी के बारे में बहुत सी बातें सही कही गई हैं, लेकिन एक बात कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड मिनिस्टर होगा वो गलत है। एज लिमिट रिलैक्स तो की जाती है, यानी कि एज लिमिट की रिलैक्सेशन भी हो सकती है, कमिटी भी क्रिएट की कमिटी के द्वारा, बट जो ये अपॉइंटमेंट होती है ना, इसकी फाइनलाइजेशन क्या है? इसकी फाइनलाइजेशन होती है बाय द कमिटी फॉर डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एडवोकेट्स। इस कमिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस 2 बैठते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बैठते हैं, लेकिन एक जो मेंबर मैंने एक्स्ट्रा बताया था वो नहीं, बार के द्वारा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर बैठते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 मेंबर्स हैं उसकी मेंबरशिप इस कमिटी में होती है, नॉट ऑफ द मिनिस्टर दैट हैज बीन सेंट बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट भी हो गई गलत। सीनियर एडवोकेट्स की रिगार्डिंग जो चेंज्ड गाइडलाइंस आई थी, उसमें एक और चीज ध्यान से समझनी है। पहले पब्लिकेशंस को 15 मार्क्स की वेटेज दी जाती थी जब यह मेजर किया जाता था कि किसी व्यक्ति को सीनियर एडवोकेट बनाना है या नहीं, बट नाउ दैट वेटेज हैज बीन रिड्यूस टू 5। देखिए, जो ये पिटीशन थी उसमें पिटीशन करता थी एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह जी, और उन्होंने ये कहा था कि लोग जो है, एडवोकेट जो है, वो बहुत से पब्लिकेशंस में अपने जो आर्टिकल्स हैं, अपनी जो वर्क्स हैं, उनको पब्लिश करवा देते हैं, इवन बुक्स भी पब्लिश करवा देते हैं, बट दैट मे नॉट हैव एनी एकेडमिक वैल्यू। तो इसीलिए पब्लिकेशंस वाला जो काम है या पब्लिकेशंस वाला जो एस्पेक्ट है उसको कम वेटेज देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सही माना और उसके मार्क्स भी कम किए। सो बेसिकली सीनियर एडवोकेट की डेजिग्नेशन में ये 2 चेंजेस मेजर हमें देखने को मिले। तीसरा सवाल बहुत ही न्यूज में रहा, मॉनसून सेशन में भी, विंटर सेशन में भी, ये रूल नंबर 267। तो बताइए। देखिए, बोन ऑफ कंटेंशन सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, न्यू एजेंडा विदाउट अप्रूवल ऑफ चेयरमैन, ये तो वैसे भी कभी हो नहीं सकता, और सिर्फ कोई काम रूलिंग गवर्नमेंट के द्वारा इन्वोक किया जाए, वो ऐसा इस तरीके का रूल 267 है नहीं। तो 267 इज गिविंग द पावर टू द हाउस टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर रूल शुड बी सस्पेंडेड और नॉट। देखिए, रूल 267 और रूल 176 ये दोनों रूल राज्यसभा के रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर लिखे हुए हैं। पिछले मॉनसून सेशन में, यानी 2023 के मॉनसून सेशन में, ऑपोजिशन पार्टीज ये कहना चाहती थी कि हम रूल 267 इन्वोक करते हैं, और इस रूल 267 को इन्वोक करते हुए राज्यसभा में हम मणिपुर के ऊपर डिस्कशन करना चाहते हैं। अब पहले देखते हैं कि ये रूल 267 का टेक्स्ट कहता क्या है। एनी मेंबर may with the consent of the chairman of Rajya Sabha move that any rule may be suspended in its application to a motion related to the business listed before the council। तो यही चीज आपको यहां नजर आ रही है, ठीक है। And if the motion is carried, the rule in question shall be suspended for the time being। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मोशन क्या होता है? मोशन होता है जिस चीज के थ्रू कोई भी प्रोसीडिंग्स हाउस के अंदर कंडक्ट की जाती है। तो यदि मैंने कोई नया बिल इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, तो वो सब्सटैंटिव मोशन है, बिकॉज आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू बिल, ठीक है।
अब उस बिल को मैंने आगे अमेंड करना है या उसकी फर्दर रीडिंग करनी है या उसको कमिटी के पास भेजना है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग आई कैन मूव सप्लीमेंट्री मोशन, इसके साथ मैं सप्लीमेंट्री मोशन मूव कर सकता हूं। कहने का यह मतलब है दिस इज द वे द प्रोसीडिंग्स वर्क इन द पार्लियामेंट। अब अगर मुझे किसी मोशन से रिगार्डिंग कोई रूल चेंज करवाना है, यानी कि रूल अप्लाई नहीं करवाना है, किसी रूल को सस्पेंड करवाना है इन द हाउस, तब मैं रूल नंबर 267 का इस्तेमाल कर सकता हूं। बट ऑपोजिशन पार्टीज, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा एक्स लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल पीडीटी आचार्य जी कह रहे हैं और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो रूल 267 को गलत समझ रही हैं। उनकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, वो लोकसभा में जिस तरीके से एडजर्नमेंट मोशन होता है, लोकसभा में जिस तरीके से एडजर्नमेंट मोशन होता है उस तरीके से रूल 267 को यूज कर रहे हैं। मतलब वो सभा की प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड करके किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए इस एडजर्नमेंट मोशन का इस रूल 267 का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, दो बातें यहां पे आपको समझनी होगी। एक, राज्यसभा में एडजर्नमेंट मोशन जैसा कोई रूल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप सभा की प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करते हो और कहते हो कि आप बाकी सब प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर दो और हमारी बात पे डिस्कशन करो, उसे एडजर्नमेंट कहते हैं। दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ टाइप ऑफ अ सेंशर ऑफ द गवर्नमेंट, सेंशर ऑन द गवर्नमेंट। सेंशर का मतलब है एक तरीके से ये बहुत ही कड़ा आरोप लगाया जा रहा है सरकार पे, जिसकी वजह से नॉर्मल प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट किया जा रहा है। ये प्रिविलेज, ये प्रावधान सिर्फ लोकसभा को अवेलेबल है, राज्यसभा को नहीं। दूसरी बात आपने ये समझनी है कि जब 267 रूल का इस्तेमाल करते हुए मणिपुर के ऊपर डिस्कशन करने की बात हुई तो वहां रूलिंग गवर्नमेंट यानी हमारे जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने ये कहा कि हम 176 रूल नंबर के अंदर डिस्कशन करने को तैयार है। और रूल नंबर 176 के अंदर डिस्कशन को क्या कहते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के अंदर आप एक इंपॉर्टेंट या अर्जेंट मैटर रेज करते हैं। इस इंपॉर्टेंट या अर्जेंट मैटर को राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल को प्रोवाइड करते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के अंदर जो डिस्कशन होगा वो डिसाइड किया जाता है इन कंसल्टेशन विद द लीडर ऑफ द काउंसिल। इसका मतलब चेयरमैन ऑफ द काउंसिल यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और जो लीडर ऑफ द हाउस है, वहां का लीडर ऑफ द हाउस इज जनरली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी। ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं, फिक्स करते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की डिस्कशन होगी कब, टाइमिंग भी यही डिसाइड करते हैं। इसीलिए ऑपोजिशन पार्टी वाले ये नहीं चाहते थे कि रूल 176 के अंदर शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन किया जाए। वो चाहते थे रूल 267 का इस्तेमाल करना, जिसमें इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया जाता है प्रोसीडिंग्स को। बट बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने ये क्लैरिफाई किया और बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद मैं भी इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि रूल 176 के अंडर राज्यसभा के में दिस कैन बी अलाउड शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन विच गोज ऑन फॉर 2.5 आवर्स। बट रूल 267 के अंदर देयर इज नो पावर टू स्टॉप द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस एंड टेक अप अ मैटर फॉर डिस्कशन। दैट पावर इज विद द लोकसभा एंड दैट ऑल्सो अंडर द एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। तो यहां से आपको क्या चार बातें पता लगी? नंबर 1, रूल 267 क्या होता है। सेकंड, 176 क्या होता है। राज्यसभा और लोकसभा में एडजर्नमेंट मोशन को लेके क्या फर्क है। और किसी भी शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के अंदर 2.5 आवर्स की डिस्कशन होती है अंडर रूल 176 और उसमें चेयरमैन और लीडर ऑफ द काउंसिल डिसाइड करते हैं कि कब ये मैटर उठाया जाएगा, कब ये मैटर डिस्कशन के लिए टेकअप किया जाएगा। चलिए आ जाते हैं इंडिया ईयरबुक के ऊपर। इंडिया 2023 में से पहला सवाल करिए जी सॉल्व। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज। इसमें ईयर नहीं लिखा मैंने, ईयर लिख लो 2021। लेट्स सी इफ इट चेंजेस एनीथिंग। लेटेस्ट नेशनल रेयर डिजीज पॉलिसी 2021। So the correct answer, my dear friends, is 1. One of these statements is correct. Which one is correct? क्या पहली स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं। नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिजीजेस इंडिया के लिए कोई एक फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं बताती कि रेयर डिजीजेस किसे कहा जाएगा।
वो एक जनरल डेफिनेशन या जनरल बात कहता है कि जनरली जिस डिजीजेस की इंसिडेंस कम होती है वो रेयर डिजीजेस होते हैं, बट देयर इज नो क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ रेयर डिजीजेस। ठीक है, वो WHO को साइट करता है, वो बाकी रिपोर्ट्स को साइट करता है, बट वो हमें कोई डेफिनेशन अपनी तरफ से नहीं देता है। दूसरा, इट कैटेगराइजेज रेयर डिजीजेस इनटू 2 ग्रुप्स। नहीं, रेयर डिजीजेस को 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया गया है। ग्रुप नंबर 1 वो डिसऑर्डर्स जिसका वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है। ग्रुप नंबर 2 वो डिसऑर्डर्स जिनको लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिंदगी भर, जीवन भर उनको ट्रीटमेंट जरूरत है, फॉर एग्जांपल डायलिसिस वगैरह जब किडनी का करवाना पड़े। ग्रुप 3 डिजीजेस फॉर विच डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इज अवेलेबल बट द चैलेंज इज टू मेक इट ऑप्टिमल फॉर द पेशेंट एंड इट हैज़ अ वेरी हाई कॉस्ट। मतलब स्टेम सेल थेरेपी भी जो है उसमें अवेलेबल है, लेकिन बहुत ही माइन्यूट नंबर ऑफ लोगों में टेस्ट हो चुकी है। इस तरीके के कुछ डिजीजेस है ना, तो हाई कॉस्ट वाले, लाइफ लॉन्ग थेरेपी वाले हो, या बहुत ही मुश्किल है उसमें मैच करना पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट को। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और जो ग्रुप 3 वाले डिजीजेस हैं और ग्रुप 2 वाले डिजीजेस हैं, उन सबके लिए एक क्राउड फंडिंग मैकेनिज्म भी तैयार किया गया है, एक वेबसाइट भी तैयार की गई है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आरोग्य निधि में 50 लाख रुपीस तक का फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात की है उन्हें जिनको वन टाइम ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब एक ही बार में ट्रीट होके वो सही हो जाएंगे, ऐसे डिजीज वालों को 50 लाख रुपीस तक का कैप दिया गया है। सो बेसिकली हमने क्या बात करनी थी, तीसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि रेयर डिजीजेस की स्क्रीनिंग, उनकी जेनेटिक टेस्टिंग यानी कि जो उनका जेनेटिक मेकअप है उसका टेस्ट, और काउंसलिंग, ये ड्यूटीज प्रोवाइड की गई है निदान केंद्र को। निदान केंद्र हैव बीन डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते थे क्योंकि मैंने जानबूझ के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक दिया है। व्हाई इट इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक? क्योंकि इसमें जेनेटिक रिसर्च भी करनी है रेयर डिजीजेस को लेके। नाउ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 15 ऑफ योर इंडिया ईयरबुक। आपने बताना है इनमें से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज है। व्हाई एम आई आस्किंग? बिकॉज यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में कई बार पूछता रहता है। ठीक है, बहुत सारी बॉडीज के बारे में, कोल कंट्रोलर अथॉरिटी, FSSAI है ना, नेशनल कमीशन, बहुत तरीके के, कीप्स ऑन आस्किंग। चलिए बताइए सर, इन 4 में से कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडीज है? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है B2। ठीक है, मतलब 2 स्टैट्यूटरी बॉडीज है। कौन कौन सी? दिस, यस, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर NCT एक्ट ऑफ 1986। दिस, नो, ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यस, इट्स एन स्टैट्यूटरी बॉडी। 1987 में इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड किया गया। और ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नो, दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इसके लिए कोई एक्ट नहीं है। इट्स एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो टीचर एजुकेशन NCTE, कई लोगों को लगता है राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर बनी थी। नहीं जी, ये 1993 में नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट के अंदर बनी थी। आई एम सॉरी, मैंने शायद पहले स्लाइड में 1985 कह दिया था। 1995 में इसको फाइनली स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा इसके जो फंक्शंस है वो आप पढ़ सकते हैं, एक बार जस्ट गो थ्रू देम फ्रॉम द कंटेंट, आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन क्या काम करती है, और इसको लेके न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी बहुत सारे प्रावधान ऐड किए गए थे। इसके अलावा AICTE अर्लियर यूज्ड टू बी 1945 से, इट वाज फॉर्म्ड एज एन एडवाइजरी बॉडी, बट इन 1987 इट वाज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो कोई भी नया टेक्निकल इंस्टीट्यूशन यदि आपने खोलना है इंजीनियरिंग के लिए या इवन डिप्लोमा के लिए जो आप खोलते हैं, उसके लिए आपको AICTE का अप्रूवल चाहिए होता है। NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 के अंदर बनाई गई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर ये काम करती है और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरा करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ साथ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स और एजुकेशन के लिए गाइड करती है। ICAR is also not a statutory body. ICAR is a सोसाइटी। ये एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर 1860 में रजिस्टर्ड एक सोसाइटी है। इसको पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बुलाया जाता था। ठीक है, 1929 के अंदर इसे रजिस्टर्ड सोसाइटी की तरह एस्टैब्लिश किया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज रीनेम्ड ICAR। ठीक है, तो ये जो है एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर
कोऑर्डिनेट करता है यूनिवर्सिटीज़ को, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को। चलिए, तो आई होप आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यदि आप प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी करना चाहते हैं और आपको एक रेगुलर शेड्यूल वाइज क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कंटेंट की ज़रूरत है, मेंस की टेस्ट सीरीज, एंटायर टेस्ट सीरीज विद वीडियो सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, जो कि हर किसी कैंडिडेट को पड़ेगी ही। इन 3 महीनों के अंदर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्रिटिकल मंथ्स फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। प्रीलिम्स के लिए फ्री रेफरेंस मटेरियल, टेस्ट सीरीज और एकेडमिक मेंटरशिप, यदि आपको इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास एक होलिस्टिक कोर्स अवेलेबल है एट ओनली 12,000 रुपीज़। एंड इस पे अगर आप RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं, यूट्यूब पे हम आपके लिए अपने इनिशिएटिव्स लेके आते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, एंड हैव अ नाइस वीक अहेड।